हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम सीखते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, हमने सीडीपी की जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें एक और पार्ट को ऐड करने जा रही हूं आज मैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। मतलब माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में। जब बच्चे सीख रहे हैं उसमें माता पिता को कैसी भूमिका निभानी है, कैसा रोल प्ले करना है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसमें जो हमारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है नकारात्मक, नेगेटिव रोल प्ले करना चाहिए। अग्रोन्मुखी, यानी कि अगर बच्चा कुछ कह रहा है तो उसका आगे से बढ़कर उसका साथ देना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। थर्ड है सहानुभूतिपूर्ण, मतलब उस पर तरस खाना चाहिए, सहानुभूति उसके साथ प्रकट करनी चाहिए। या फिर तटस्थ, मतलब तटस्थ क्या होता है? तटस्थ ये है कि ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ठीक है, जो करना है कर रहा है बच्चा, ठीक है करने दो, ये है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नकारात्मक तो बिल्कुल गलत और तटस्थ भी बिल्कुल गलत। भाई हमारा बच्चा है, हम नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा? एज अ पेरेंट्स अगर हम सोचें तो सहानुभूतिपूर्ण, भाई वो कोई दया नहीं मांग रहा है जो आप सहानुभूतिपूर्ण देखेंगे, ठीक है। तो सहानुभूतिपूर्ण नहीं देखना है हमको, अग्रनुमुखी होकर देखना है, मतलब हमको उसके आगे बढ़कर सोचना है, आगे बढ़कर हमको उसको देखना है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अग्रोन्मुखी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेंटेंस है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? मतलब विकास जो है वो कंटिन्यूस चलने वाली एक प्रोसेस है, जो हमारा डेवलपमेंट है। तो ये किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है अंतः संबंध का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, या अंतः क्रिया का सिद्धांत है। तो मतलब इसमें निरंतर चल रही है ना, कभी ना समाप्त होना, मतलब निरंतर चलना कोई चीज़, कंटिन्यूस चल रही है कोई चीज़, तो वो क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? यानी कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कहाँ पर सबसे बेहतर आप डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, सबसे ज़्यादा डिफाइन किस प्लेस पर हो सकता है? इसके जो ऑप्शंस हैं, खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार और घर। तो ऐसी कौन सी प्लेस है जहाँ पर बच्चे का सबसे अच्छा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा? तो खेल के मैदान का जो संबंध है वो बच्चों के शारीरिक और सामाजिक दोनों रूप से होता है ना। शारीरिक रूप से खेल रहे हैं और सामाजिक मतलब बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो बच्चों के साथ भी है। अब सभागार का जो संबंध है वो बच्चों के भाषाई एवं मानसिक विकास से। सभागार मतलब कि अगर कोई ऑडिटोरियम है, कोई एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर मतलब एक साथ बैठकर कोई भी काम करना, जहाँ पर सभागार मतलब जहाँ सभी एक साथ बैठकर कोई बातचीत करें वहाँ पर, तो वो क्या, वहाँ से क्या होगा? मानसिक विकास होगा वहाँ से बच्चे का। और घर का संबंध बच्चों के सांवेगिक और सामाजिक विकास से होता है। तो विद्यालय और कक्षा पर्यावरण एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास पूरी तरह से अच्छी प्रकार होता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण कौन सा नहीं होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है, ध्यान से देखेंगे, इसमें एक चीज़ जो देखने वाली है वो बस एक ही पॉइंट को देखना है, नहीं है। अगर हम नहीं को लेकर चलेंगे तो कई बार ये होता है ना कि हम इस नहीं को भूल जाते हैं पूरे क्वेश्चन में और हम है के अनुसार आंसर को लगा देते हैं, तो गलत हो जाता है। तो इस नहीं को ध्यान में रखना है, कौन सा लक्षण नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ठीक है। सेकंड, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने में क्षमता रखता है। वेरी सही है बिल्कुल, क्योंकि जो बुद्धिमान बच्चा होगा वो इसी तरह की तो क्षमता रखेगा, लेकिन हमें ढूंढना क्या है? जो नहीं है। सेकंड है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। अमूर्त रूप मतलब कि अलग से सोचता है, क्रिएटिव थिंकिंग जो रखता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, जो बुद्धिमान होगा वो ऐसा सोचेगा। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, समायोजित भी करेगा, लेकिन बुद्धिमान बच्चा कभी भी रटने की क्षमता पर जोर
नहीं देगा। तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर कोई भी बच्चा अगर ऐसा करता है तो वह बुद्धिमान की श्रेणी में नहीं आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम हमारा प्रश्न। डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। मतलब कि इनमें से कौन सा अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? तो कक्षा में अगर अधिकतम उपस्थिति होगी, क्या वो अभिप्रेरित शिक्षण है? अभिप्रेरित शिक्षण मतलब बच्चे आपसे अभिप्रेरित हो रहे हैं, तो कक्षा में अधिकतम उपस्थिति है, क्या ये हो सकता है? नहीं, ये तो नहीं होगा। बच्चा हो सकता है किसी रीज़न से आ गया हो और इससे अभिप्रेरणा तो नहीं पता लग रही है ना। शिक्षकों द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, मतलब जो आपके लिए रेमेडियल दे रहा है जो शिक्षक है वो, तो क्या उससे पता लगेगा प्रेरित शिक्षण? बिल्कुल नहीं, इससे भी कुछ पता नहीं लगने का है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, अगर एकदम खामोशी है तो हम कुछ भी पता नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ, अगर बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो वह अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाएगा। यानी कि वो जो सीख रहा है वो उससे कुछ सीख कर और अभिप्रेरित होकर कक्षा में प्रश्न पूछ रहा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 26। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? इनमें से कौन सा है जो बच्चे की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? तो ना तो सामाजिक के साथ और ना ही मनोवैज्ञानिक के साथ। देख लेते हैं। फर्स्ट है सामाजिक अनुमोदन और सराहना की आवश्यकता। तो भाई ये तो बिल्कुल है ही संबद्ध है, और हमें देखना क्या है? नहीं, हमें नहीं पर फोकस करना है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, तो संवेगात्मक तो आ गया ना हमारे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक में। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। सानिध्य की आवश्यकता, बिल्कुल संगति की भी आवश्यकता होती है। तो अगर हम ये देखें कि हमारे शरीर से जो भी अपशिष्ट निकलते हैं, ठीक है, हम अगर वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं या हमारे शरीर से जो स्वेट निकलता है, ये सब जो कुछ भी हैं, ये हमारे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं नहीं है। ये क्या है? ये हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाएं मतलब कि ये होना ही होना है भाई, सबके साथ होता है। तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? मतलब मन का मानचित्रण, तो मन का मानचित्रण बोझ बढ़ाने की तकनीक से संबंधित है? बिल्कुल गलत। मन का मानचित्रण मतलब मैंने अगर कहा कि मुझे मैंगोज बहुत पसंद है, ठीक है, तो आपके मन में भी तुरंत मैंगो की एक पिक्चराइजेशन हो जानी चाहिए कि वो है मन का मानचित्रण। तो बोझ बढ़ाने की तकनीक से तो कोई मतलब ही नहीं है। साहसिक कार्यों की कार्य योजना, ये भी गलत है। मन का चित्र बनाने से, आप अगर मन का चित्र बनाने लगेंगे किसी पेपर पर, वो है मन का मानचित्रण? गलत। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है, मतलब आपकी मन कितना ज़्यादा क्रियाशील है, क्या क्या सोच सकता है आपका मन, और उस पर जो हम अनुसंधान करते हैं तो वो है मन का मानचित्रण। बिल्कुल करेक्ट। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 28। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? समझने वाली बातें हैं। प्राथमिक स्तर पर बात हुई है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की जो सीखने से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको अगर आप संबोधित कर रहे हैं तो उसका सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा? तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। हम इससे पहले जो हमारा एजुकेशन वाला चैप्टर था हम उसमें पढ़ चुके हैं ये चीज़। शिक्षा की प्रक्रिया के दौरान छात्रों को कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने और उन्हें दूर करने का सबसे बेहतर जो तरीका होता है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना है ना। और छात्रों की योग्यताओं के अनुरूप शिक्षक खेल विधि, करके सीखना विधि, निरीक्षण द्वारा सीखना, योजना विधि, खोज विधि, इन सब का प्रयोग करता है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा कि बच्चे की अक्षमता के अनुसार जो विभिन्न शिक्षण पद्धतियां होती हैं इस्तेमाल, वो बिल्कुल करेक्ट है। अब महंगी चमकदार सामग्री आप लाकर रख दीजिए तो बच्चा उससे कुछ भी नहीं सीखने वाला, ठीक है। और सरल रोचक सहायक सामग्री, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग, ये सब बिल्कुल बेकार है। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है?
तो हमें पता है कि हाँ भाई पियाजे की 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है संवेदी प्रेरक यानी कि इंद्रिय जनित भी कहते हैं, इंद्रिय जनित अवस्था। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक, फिर है मूर्त संक्रियात्मक, उसके बाद आती है अमूर्त संक्रियात्मक। अमूर्त संक्रियात्मक को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो ये स्टेजेस याद करने वाली हैं, इनको याद करना ही पड़ेगा और विद इनके जो ईयर हैं उनके साथ याद करना पड़ेगा कि किस ईयर में किस एज में कौन सी हमारी जो अवस्था है वो आती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? मतलब बच्चे में सृजनात्मकता इनमें से किस में से आती है? ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है भाई, पोषण के प्रश्न पूछने के अवसर उपलब्ध कराना। विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, मतलब जब से उसने अपनी स्टार्ट की है विद्यालय जीवन तब से आप कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें ये बनना है, उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल दे रहे हैं, तो ये गलत हो गया भाई। सृजनात्मकता का पोषण इस तरह से नहीं होगा कि आप उस पर फोर्स कर रहे हैं अपनी तरफ से। सृजनात्मकता उसमें खुद से आएगी, उसे खुद से पता है कि क्या करना है। तो ये एक बच्चे के ऊपर थोपने वाली बात हो गई कि तुम्हें ये चीज़ करनी है, लेकिन सृजनात्मकता का पोषण वह स्वयं करता है। परीक्षा के अच्छे अंकों के लिए कोचिंग करना बिल्कुल गलत, ये भी नहीं है। सृजनात्मकता तो उसमें खुद से आएगी। तो हमारा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। तो फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और अगर और वीडियोस चाहिए इसकी तो अभी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप CDV के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये जो सीरीज़ है आप उसको पूरा देख सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन एक एक चीज़ का किया गया है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।